जिन बच्चों ने हमारा पार्ट 1 रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 नहीं लगाया, तो उन बच्चों के लिए लिंक जो है पार्ट 1 का वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें। जिन बच्चों ने पिछला टॉपिक लगाया था, रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 अटेंड किया था, उनको बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है। आप इसे फटाफट से अपनी कॉपीज पर सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ a is to b is to c is equals to 2/3 is to 3/4 is to 5/8, then find the non-fractional ratio between a, b and c। अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने पिछला जो फर्स्ट पार्ट है वो लगाया है, उनको याद हो तो हमने फर्स्ट पार्ट एंड किया था दो क्वांटिटीज़ के बीच में फ्रैक्शनल रेशियो को हम कैसे नॉन फ्रैक्शनल रेशियोज़ में कन्वर्ट करते हैं, ये सीख के। आज जो है तीन क्वांटिटीज़ के बीच में जो है हम नॉन फ्रैक्शनल रेशियोज़ में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल रेशियोज़ को। ठीक है, फ्रैक्शनल रेशियोज़ को कन्वर्ट किया जाएगा नॉन फ्रैक्शनल रेशियोज़ में तीन क्वांटिटीज़ के बीच में। तो इसको करने के लिए जो ट्रिक है हम उसे कहते हैं हाइड मेथड। ट्रिक ये है कि जिस जिस जैसे फॉर एग्जांपल ए को हमने वैल्यू असाइन की है 2/3 यूनिट्स की, तो अगर हमें ए की जो नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का एलसीएम नहीं सॉरी ए का न्यूमिनेटर जो कि ये रहा 2, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाकी दो यानी बी और सी के डिनोमिनेटर से। वैसे ही अगर हमें बी का निकालना है नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, तो बी की न्यूमिनेटर को हम ए और सी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सी का केस होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपने देखा कि ए का न्यूमिनेटर है 2, बी का डिनोमिनेटर है 4, सी का डिनोमिनेटर है 8। तो ए के लिए हम 2, 4, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही बी के केस में बी के न्यूमिनेटर 3 को ए के डिनोमिनेटर 3 और सी के डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सी के केस में 5, 4, 3 आएगा। इन तीनों को देखोगे आप कि जो इसमें तीनों इक्वेशंस में इवन नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ही 2 से हम काट देंगे। तो 2 से नहीं, इसमें 4 से कटेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। 2, 4, 8 आ गया हमारे पास ए के लिए, 3, 3, 8 आ गया हमारे पास बी के लिए, 5, 4, 3 आ गया हमारे पास सी के लिए। तो आप देख रहे हो कि तीनों में जो है 4 एक ऐसा नंबर है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी छोटी हो जाए। तो ए में से हमने 4 रिमूव कर दिया, बी में से 8 क्या होता है 4 इंटू 2 होता है, तो बी में से हमने 4 रिमूव किया, 8 रिमूव किया, तो उसकी जगह हमने 2 लिखते हैं क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होते हैं। वैसे ही सी में से हमने 4 रिमूव कर दिया। ठीक है, बेसिकली हमने तीनों में से 4 कॉमन लिया और उनको आपस में काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा 2 इंटू 8, ए की वैल्यू होगी 16, 3 इंटू 3 इंटू 2 18, 5 इंटू 3 15। तो ए और बी और सी की रेशियोज आ गई 16 इंटू 18 इंटू 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ए बी सी की हमें रेशियो बतानी है जब a/3 होगा b/4 के इक्वल और b/4 होगा c/5 के इक्वल, यानी ये तीनों आपस में भी इक्वल होंगे। अब आप देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में जो था वो a/b/c था। इस क्वेश्चन में इक्वल किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जब इक्वल्स टू लिखा होता है तीन क्वांटिटीज़ के बीच में और उनका डिनोमिनेटर हमें दिया होता है, तो वही डिनोमिनेटर उनकी रेशियो होती है। यानी ए को हम वैल्यू असाइन कर देंगे 3 की, बी को हम वैल्यू असाइन कर देंगे 4 की, सी को वैल्यू हम असाइन कर देंगे 5 की। तो यही आ जाएगा a/b/c। हमारे पास आ गया 3/4/5। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, इक्वल वाला ही है, पर इसमें क्या है कि 2/3 दिया, 3/4 दिया, 5/8 दिया। इसमें नॉर्मली ए के नीचे सिर्फ 3 होता तो तब तो सीधा सीधा ए की वैल्यू 3 आ जाती, पर इधर ए के साथ 2 भी मल्टीप्लाइड है। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ए के नीचे जो डिनोमिनेटर था वही सीधा सीधा ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में भी सेम करते हैं। 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के नीचे 3/2, जो ए के साथ 2 है वो हम 3 के नीचे ले आए, ऐसा कर सकते हैं। वैसे ही बी में जो बी के साथ 3 था वो हम 4 के नीचे ले आए, और जो सी के साथ 5 था वो हम 8 के नीचे ले आए। अब आपको पता है जब ऐसे जो एग्जैक्ट क्वांटिटी के नीचे डिनोमिनेटर आ जाता है वो उसी की वैल्यू होती है। तो हमारे पास a/b/c जो है 3/2/4/3/8/5 आ गया। बिल्कुल आ गया, क्योंकि वो क्वांटिटी के नीचे ही ये डिनोमिनेटर थे, यही वैल्यूज आ गई उनकी रेशियो में। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाइड मेथड जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया। ए को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे,
कि अच्छा, हाँ, ए का सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ए का एलसीएम लेंगे 3, बी का एलसीएम नहीं सॉरी न्यूमिनेटर, ए का न्यूमिनेटर लेंगे 3, बी का डिनोमिनेटर लेंगे 3 और सी का डिनोमिनेटर लेंगे 5। 3 इंटू 3 इंटू 5 45। वैसे ही बी का आया 40 और वैसे ही सी का आया 48। तो हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी आ गई 45:40:48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आगे नॉन फ्रैक्शनल इक्वेशन को रेशियो में कन्वर्ट करना। ठीक है, नॉन फ्रैक्शन अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें भी इक्वल्स टू आ रहा था, पर उसमें फ्रैक्शंस थी। ठीक है, जैसे 2/3 ऑफ ए हो गया या a/3 हो गया, ऐसी फ्रैक्शंस थी। ये नॉन फ्रैक्शनल है। 4a इक्वल्स टू 3b है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 4a इक्वल्स टू 3b है, a के नीचे हम b को ले जाएंगे, 3 के नीचे हम 4 को ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं वैसे ही हमने इनको डिनोमिनेटर में ले आए, तो a/b हमारे पास आ गया 3:4। बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ 4 इक्वल्स टू 7b इक्वल्स टू 5c देन व्हाट इज a/b/c। पिछले क्वेश्चन में तो दो ही क्वेश्चन थी, हम b को a के नीचे ले आए और 3 को 4 के नीचे ले आए और उसके सामने वाली वैल्यूज उन्हीं की रेशियोज बन गई। पर इस क्वेश्चन में तो 3 आ रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले अपना सोल्यूशन लिखा a/b/c, हमें फाइनल चाहिए। अब इस क्वेश्चन में भी हाइड मेथड ही लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हाइड मेथड ही लगेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इसमें तो नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो सीधी सी बात है, हम अगर जब हमने ए को निकालना है ना, तो हम ए को हाइड कर देंगे। इसी को कहते हैं हाइड मेथड। ए को हाइड किया और बी और सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो ए के लिए वैल्यू आ गई 7 × 5 विच इज़ 35। वैसे ही बी के लिए निकालना है तो हमने 7b को हाइड कर दिया, 4 × 5 आ गया 20। सी के लिए 5c को हाइड कर दिया, 7 × 4 आ गया 28। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 35:20:28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हमने सिर्फ रेशियो पे काम किया। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको रेशियो को एक एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करके एक आंसर लाना होगा जो कि होगा एग्जैक्ट फॉर्म में। हर बार ये आंसर तो रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में नहीं ना हो सकता। तो इन किस रेशियो को जो हमने वैल्यू असाइन की हुई है, किसको एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है, कैसे पता चलेगा, वही चीज़ मैं आपको इस पार्ट में सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेशियो है a/b की 15:9। इफ वैल्यू ऑफ a इज 60 व्हाट इज वैल्यू ऑफ b। मैंने आपको बताया था जब भी हमें रेशियो मिलती है और हमें रेशियो में ही या परसेंटेज में ही आंसर निकालना होता है, तो जो हमें रेशियो दी हुई है हम उसी को वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे a/b है 15:9, तो हम असाइन कर देंगे a की वैल्यू है 15 यूनिट, b की वैल्यू है 9 यूनिट। ठीक है, अब पर इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है b की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वैसे ही शुरू होगा। ए को हमने 15 यूनिट्स मान लिया, बी को हमने 9 यूनिट्स मान लिया। अब हमने ए की एक रेशियो वाली वैल्यू एज्यूम की है जो कि है 15 यूनिट्स, पर क्वेश्चन में हमें ए की एक एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है जो कि है 60। तो क्या करेंगे, हम 15 यूनिट को 60 से कंपेयर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में बी की एग्जैक्ट वैल्यू दी होती तो हम 9 यूनिट को उससे कंपेयर करते हैं, पर क्वेश्चन में ए की एग्जैक्ट वैल्यू दी है इसलिए हमने 60 को उससे कंपेयर कर लिया। अब आपको पता चल गया ना कि जो हमने वैल्यू असाइन की है उसको किस नंबर से कंपेयर करना है, किसकी असाइन वैल्यू को किससे कंपेयर करना है, यही है वो चीज़। ठीक है, 15 को 60 से कंपेयर किया, 15 यूनिट्स की वैल्यू है 60, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। तो हमें बी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बी की रेशियो वाली वैल्यू क्या है 9 यूनिट्स। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम 9 यूनिट से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी के बीच 15:9 की रेशियो है। अब इन्होंने कहा ए इज 30 ग्रेटर देन बी। ये जो 30 है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। हम क्वेश्चन एजम्पशन पे ही शुरू करेंगे, फिर एंड में जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू को। हमने ए को लिया 15 ही यूनिट्स, बी को लिया हमने 9 यूनिट्स। अब उन्होंने कहा है कि ए जो है बी से बड़ा है। दिख रहा है रेशियो में? हाँ दिख रहा है, क्योंकि ए 15 है बी 9 है, तो ए डेफिनेटली बड़ा है। अब ए कितना बड़ा है? ए 30 बड़ा है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। और रेशियोज में कितना बड़ा आ रहा है? रेशियोज में आ रहा है हमारा 15 - 9, यानी कि 6 यूनिट बड़ा आ रहा है। रेशियो में हमारे पास 6 यूनिट और इक्वेशन में जो क्वेश्चन ने डिमांड किया है वो है 30। तो 6 यूनिट को हम 30 से कंपेयर करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, तो 15 × 5 इज 75। 75 इज द वैल्यू ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे दिए रेशियो a/b is 2:3 and b/c is equals to 6:9। if value of a is 60 then b is how much less than c। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। a/b/c को हमने लिया 4:6:9। ये कैसे आया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ a जो रेशियो में दी गई है वो है 4 यूनिट, ये सामने रहा आपके। और एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है ए की वो है 60 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 4 यूनिट को 60 से कंपेयर कर देंगे। 60 एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि बी जो है सी से कितना छोटा है। रेशियो में देख सकते हैं हमें छोटा दिख रहा है, बी 6 है, सी 9 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 15,
सी माइनस बी करके पास आया, हमारे पास आया 3 यूनिट्स। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी जो है 45 लेस है सी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 4:5, देन ये इक्वेशन दी गई है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। इक्वेशन भी हमें रेशियो में ही दी गई है, तो हम एजम्पशन पे ही काम कर सकते हैं। जब एजम्पशन पे ही काम करना है तो हम क्या करेंगे, x को हम 4 मान लेंगे, y को हम 5 मान लेंगे और वही वैल्यू हम पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, 3 × 4 + 4 × 5। 4 जो है x की वैल्यू है, 5 जो है y की वैल्यू है। नेक्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 5 × 4 3 × 5। तो इन दोनों को हम देखेंगे तो पहली इक्वेशन का जो टोटल सम आया वो आया 32, दूसरी इक्वेशन का जो टोटल सम आया वो आया 35। तो हमारे पास इस इक्वेशन की जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसका आंसर क्या आ गया, 32:35। अब यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी तक मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई बिल्कुल वैसा ही है, बस स्टेटमेंट की फॉर्म में है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेबर की रिडक्शन हुई है एक फैक्ट्री में। सपोज कर लो पहले 15 यूनिट थे, अब 11 यूनिट हो गए हैं, ठीक है। अब जो हर लेबरर है, यानी कि जो 15, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 15 थे अब 11 थे, तो पहले 15 वालों की जो इधर कहा है कि वेज इंक्रीज हुई है हर लेबर की। तो सपोज करते हैं पहले हर लेबर को 22 रुपये मिल रहे थे पर घंटे के, तो अब कितने मिलेंगे हर लेबर को, 25 रुपये मिलेंगे पर घंटे के। उन्होंने बताया कि परसेंटेज डिक्रीज कितनी हुई है टोटल वेज में, टोटल वेज में हमने बताना है लेबरर्स की, ठीक है। पर हर बंदे का नहीं बताना क्योंकि हर बंदे की तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है। टोटल वेज में, टोटल वेज जो फैक्ट्री फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट दे रही है ना अपने लेबरर्स को काम करने के लिए, वो टोटल वेज कितनी थी पहले, वो टोटल वेज कितनी है अब, और उसमें कितना रिडक्शन हुआ है, हमें उस पर काम करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमने क्या किया, पुराने लेबर फोर्स को 15 यूनिट्स मान लिया, तो न्यू लेबर फोर्स हमारे पास आ गई 11 यूनिट। क्वेश्चन से ही लिया हमने, रेशियो से ही वैल्यू पुट ली है हमने, ठीक है। अब पर जो पुरानी जो वेज थी पर पर्सन उसको हमने 22 यूनिट्स माना, और जो न्यू वेज आ गई पर पर्सन हम उसको हमने 25 यूनिट माना। अब हमें पता है टोटल वेज क्या होगी। टोटल वेज क्या होगी, बेसिकली जो एक बंदे को सैलरी मिल रही है मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ बंदे हैं, ठीक है, यही होती है टोटल वेज। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में एक बंदे को मैं 10 रुपये दे रहा हूँ और मेरी कंपनी में टोटल 10 बंदे हैं, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, यानी एक बंदे की सैलरी और टोटल कितने बंदे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी सबकी वैल्यू टोटल वेज आ जाएगा, कि मतलब 100 रुपये आ गए टोटल वेज। वही चीज़ है, एक बंदे की वेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो ओल्ड वेज क्या हो गई, ओल्ड लेबर फोर्स यानी 15, और ओल्ड वेज पर पर्सन यानी 22। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 330 यूनिट्स आया, न्यू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 275 यूनिट्स आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज है। ये तो आपको सामने ही दिख रहा है कि डिक्रीज है, क्योंकि पुरानी 330 है, नई 275 है। तो डिक्रीज कितने का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 55 यूनिट का। इसी को परसेंटेज में डालेंगे तो 55 डिवाइडेड बाई 330, जो कि ओल्ड वेज थी टोटल, मल्टीप्लाइड बाई 100, 50/3 हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम रेशियोज पे काम करेंगे, अभी तक वैसे उसी पे ही काम कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि A:B है 1:2। इफ़ 30 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, यानी कि A में भी 30 ऐड हो रहा है, B में भी 30 ऐड हो रहा है, तो उनकी रेशियो बन जाएगी 3:4। व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ A। आप एक चीज़ नोटिस करो, A और B में एक सेम नंबर ऐड हो रहा है ना। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। A और B लिखा हमने, वैसे ही 1:2 आ गया A B, 3:4 आ गया नया वाला A B 30 ऐड होने के बाद। अब आप देखते हैं A वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। पहले थी 1, अब है 3। कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, 2 यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं। वैसे बी वाली देखते हैं, पहले थी 2, अब है 4। कितने यूनिट इंक्रीज हुए हैं, 2 यूनिट इंक्रीज हुए हैं। तो देख रहे हो दोनों के कॉमन यूनिट इंक्रीज हुए हैं, और दोनों में जो नंबर ऐड हुआ वो भी कॉमन था जो कि 30 है। तो 2 यूनिट को जो है हम कंपेयर कर लेंगे 30 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। उन्होंने पूछा व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ ए, तो ए की न्यू वाली रेशियो क्या थी, ए की न्यू वाली रेशियो थी 3, तो 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू वैल्यू ऑफ ए 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन का तो आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया A:B 1:2 है, 10 सब्ट्रैक्ट किया दोनों से, यानी कि सेम अमाउंट दोनों से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। न्यू रेशियो बन जाएगी हमारे पास 2:5। व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, 1:2 लिखा, A:B की पुरानी वैल्यू और A:B की न्यू वैल्यू है 2:5। 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब कंपेयर करते हैं इनको इंडिविजुअली। ए की पुरानी वैल्यू है 1, नई वैल्यू है 2, कितने यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट का। बी की पुरानी वैल्यू है 2, न्यू वैल्यू है 5, कितने यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट का। ये तो गड़बड़ होगी, एक जगह 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह 3 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जबकि दोनों में से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पंगे को कैसे सॉल्व करेंगे हम, जब भी दो वैल्यूज़ हैं
जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ में जो फ़र्क आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है और हमें क्वेश्चन हमारा डिमांड कर रहा है कि सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन रेशियोज़ को लेंगे और आपस में पहले तो इनका गैप निकाल लेंगे। जैसे 2 - 1 कितना आ गया, 1, 5 - 2 आ गया 3। ठीक है, अब ये जो गैप निकला है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे वाले का गैप हम ऊपर वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें और ऊपर वाले का गैप हम नीचे वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, जब हम ऊपर वाली रेशियो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी 3:6। वैसे ही नीचे वाली रेशियो को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ ही रहेगी। अब हमारे पास न्यू रेशियोज आ गई हैं, तो अब हमें क्या करना है, पुरानी रेशियो को भूल जाना है। अब हमें न्यू रेशियो पे ही काम करना है, हमने मानना ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई पुरानी रेशियो थी। अब हमारे पास जो भी है ये न्यू रेशियो है। फर्दर आपने देखा कि अब जो है 3 से 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 से 5 में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यानी अब हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था वो भी तो यही कह रहा था कि 10 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि एक सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। अब 3:2 और 6:5, 6 और 5 में आप देख रहे हैं कि 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। और 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। उन्होंने पूछी है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने आपको कहा था पुरानी वाली रेशियो को हम भूल जाएंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू ए की क्या हो जाएगी, इस बार 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, पुरानी वाली नहीं रहेगी, 1 वाली नहीं रहेगी, इस बार हो जाएगी 3, क्योंकि पुरानी वैल्यू हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 30। सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट की फॉर्म में है। Income of two person are in the ratio 3:2 and expenditure are in the ratio 5:3. If each person save 1000, then what is income of first person? ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रिलेशन पूरा एक्सप्लेन करके बताया था आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो उसी से हम बनाएंगे कि इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। हमारी कितनी तनख्वाह है उसमें से हम कितना खर्चा कर देते हैं, तो जो हमारे पास पैसा बचता है उसको हम सेविंग ही तो कहते हैं, है ना। तो अब काम करते हैं इस क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा इनकम थी 3:2, एक्सपेंडिचर किया बंदे ने भाई 5:3, और दोनों बंदे सेम अमाउंट सेव कर रहे हैं 1000। तो पहली बात तो ये होगी कि हमें इन दोनों के बीच में जो इंडिविजुअल बंदे के बीच में जो गैप आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो क्या वो सेम आ रहा है, 3 से 5 के बीच में आ रहा है 2 का गैप, 2 से 3 के बीच में आ रहा है 1 का गैप, तो ये बिल्कुल सेम नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, हम इन रेशियोज को आपस में माइनस कर देंगे। 3 को 2 से माइनस किया 1 आया, 5 को 3 से माइनस किया 2 आया। अब जो नीचे जो 2 दिख रहा है वो हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का 1 नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास न्यू रेशियोज आ जाएंगी 6:4, 5:3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास न्यू रेशियोज। अब इनका गैप चेक करते हैं। 6 है इनकम, 5 है एक्सपेंडिचर, एक का गैप आ रहा है, 4 है इनकम, 3 है एक्सपेंडिचर, एक का गैप आ रहा है। गैप हो गया भाई हमारा सेम। अब ये गैप क्या है, एक्सपेंडिचर, इनकम, तीसरी चीज क्या बची, सेविंग बची। तो ये गैप क्या है, सेविंग है। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000 रुपीज, जो कि क्वेश्चन में दी थी। अब इन्होंने पूछा इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको बताया था जब एक बार हम न्यू रेशियोज ले आते हैं तो हम पुरानी रेशियो को भूल जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या होगी, 6 यूनिट्स होगी, 3 यूनिट्स नहीं होगी, 6 यूनिट्स होगी। याद रखना, इस पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 6 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पर्सन की इनकम आ जाएगी 6000 रुपीज।